अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बच्चों, हम एक्सरसाइज कर रहे थे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं प्रॉब्लम नंबर 2.12। ठीक है जी। और ये जो है प्रॉब्लम हमारे पास अब है, और इस प्रॉब्लम में ये जो प्रॉब्लम गिवन है प्रॉब्लम है जी, इसको मैं रीड करता हूं और उसके बाद मैं यहां पर इसको सॉल्व करूंगा। रीड में इस प्रॉब्लम करने लगा हूं, पहले आप सुन लें। द टॉर्क आर द टर्निंग इफेक्ट ऑफ ए फोर्स अबाउट गिवन पॉइंट इज गिवन बाय आर क्रॉस एफ। यानी जो टॉर्क होता है, जिसको हम टर्निंग इफेक्ट भी कहते हैं, वो किसी पॉइंट के गिर्द जो है उसको कैसे लिखते हैं, टर्निंग इफेक्ट को कैसे लिखते हैं, आर क्रॉस एफ। टर्निंग इफेक्ट जो होता है वो आर क्रॉस एफ होता है, यानी जिसको हम टॉर्क कहते हैं। वेयर आर इज दी वेक्टर, यानी जहां के आर जो है आर क्रॉस एफ में आर क्या है, आर इज ए वेक्टर फ्रॉम द गिवन पॉइंट टू द पॉइंट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स। आर जो है ये पॉइंट, ये आर वेक्टर जो है ये किसी गिवन पॉइंट से लेके जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है वहाँ तक है। अभी मैं इसमें थोड़ी सी डायग्राम बना के भी आपको समझाऊंगा ताकि आपको पूरी बात समझ आ जाए। कंसिडर ए फोर्स, यानी अगर हमारे पास फोर्स जो है वो है F इज इक्वल टू -3 + J + 5K एक्टिंग ऑन द पॉइंट 7I क्रॉस 3J + K मीटर्स। ठीक है जी। फोर्स न्यूटन में है, ठीक है जी, और जो पॉइंट दिया हुआ है ये मीटर में है। ठीक है जी। तो हम जो है इसको R क्रॉस F निकालेंगे। बड़ा सिंपल सी बात उन्होंने बताई है, देखें समझने आपने इसमें न्यूमेरिकल में। चलिए जी, गिवन क्या है, गिवन देख लेते हैं। गिवन फर्स्ट करें, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। ये पॉइंट यहां से लेके यहां तक, ये वाला पॉइंट है R, दिस पॉइंट इज R। ठीक है। और ये है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स। कुव्वत यहां पर लग रही है, फर्ज करें ये कुव्वत के लगने की डायरेक्शन है। दिस इज फोर्स, फोर्स इज अप्लाइड एट दिस पॉइंट, राइट, एंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स फ्रॉम दिस पॉइंट इज R। ये असल में उन्होंने बात कही है, और इसमें यानी गिवन पॉइंट से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स की तरफ R है, ये न्यूमेरिकल के अंदर लिखा हुआ है। अगर उन्होंने लिखा हुआ होता कि R जो है वो कुव्वत से एक गिवन पॉइंट की तरफ है तो इसकी डायरेक्शन उलट होती। उन्होंने कहा है कि एक गिवन पॉइंट है, ये हमने गिवन पॉइंट ले लिया, इससे उस पॉइंट की तरफ जिस पर कुव्वत लग रही है, तो कुव्वत ये लग रही है, तो ये इसकी आप यूं लिख सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, डायग्राम यूं बना सकते हैं ये। और ये वाला जो गिवन पॉइंट है इसके गिर्द फिर टार्क जो है, ये फोर्स जो है इस पॉइंट को इस पॉइंट के गिर्द घुमाएगी, क्योंकि कुव्वत यूं लगेगी और ये इसका डिस्टेंस है, तो यूं जो है इसको घुमाएगी। चलें जी, तो इसको देख लेते हैं। फोर्स जो गिवन है दैट इज, फोर्स की जो वैल्यू है -3I + J + 4K, -3I + J + 5K। ये फोर्स है जो इस पॉइंट पर अप्लाई की गई है। और ये जो R वेक्टर है ना, पोजीशन वेक्टर, यहां से लेके यहां तक, ये इसका जो पोजीशन वेक्टर इस पॉइंट का वो गिवन है, वो है 7I + 3J और K। ये है +K, ये है जी आपके पास पोजीशन वेक्टर, और ये पोजीशन वेक्टर है। इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर इस पॉइंट से ये है, और फोर्स जो है वो जो इस पॉइंट पर लग रही है वो ये है। तो इस पॉइंट को फोर्स जो है वो इस पॉइंट के गिर्द रोटेट करवाएगी। तो आप अगर
इसकी डायरेक्शन जो है वो लगाएं। इसको थोड़ा सा अगर फिगर को अगर आप सही करना चाहते हैं, अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, तो इसको आर को थोड़ा और एक्सटेंड कर दें और एफ को भी एक्सटेंड कर दें ताकि इनकी टेल्स मिल जाएं, क्योंकि वेक्टर की दोनों के दरमियान एंगल, जो वेक्टर्स के दरमियान एंगल होता है वो असल में उनकी टेल जब जुड़ती हैं तो टेल से वेक्टर के दरमियान जो एंगल होता है ना, हम उसको नोट करते हैं। देखिए समझे बात को कि ये वेक्टर जब मैंने इसको एक्सटेंड नहीं किया था तो इसका हेड और इसका हेड मिल रहा था, तो मैं अगर एफ और आर में एंगल निकालना चाह रहा हूं तो वो नहीं निकल पाएगा इस तरह। मतलब आप ये कहेंगे कि ये एंगल नहीं है क्योंकि इनके हेड मिल रहे हैं। एंगल होता है दो टेल्स के दरमियान, ये आपने हमेशा याद करना है, रखना है। दो वेक्टर्स आपस में मिल रहे हैं, काट रहे हैं एक दूसरे को, तो एंगल कौन सा बनेगा। देखिए फर्स्ट करें, मैं आपको इसकी एग्जाम्पल से भी समझा देता हूँ। फर्स्ट करें एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, ठीक है। अब ये यूं काट रहे हैं एक दूसरे को ना, ये वेक्टर। अब देखें एक एंगल तो ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है। आपको कौन सा चाहिए? ये बात आपको चाहिए वो वाला एंगल जिसके ऊपर, जिस पॉइंट पर इनकी टेल्स मिल रही हैं। ये देखें ना, ये पॉइंट है ना, क्रॉसिंग पॉइंट है, तो इस वेक्टर की टेल भी यहां पर है, इस वेक्टर की टेल यहां पर है, यानी ये वाला असल में एंगल थीटा है। ना ये थीटा है, ना ये थीटा है, ना ये थीटा है। ये समझ नहीं है आपने बात, ये बड़ी इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई। इसीलिए मैंने यही वाली बात करने के लिए इन दोनों को एक्सटेंड किया है ताकि मुझे एंगल ये मिल जाए। तो ये इनके दरमियान एंगल थीटा होगा। ये मुझे क्यों चाहिए? ये मुझे, मैं सिर्फ वैसे आपको डायरेक्शन बताने के लिए कर रहा हूं। ये है आर, ये है एफ, ठीक है ना, ये एफ है, ये आर है। अब आपने जब टार्क निकालना होता है, अगर इफ यू वांट टू फाइंड आउट द टार्क, आप टार्क क्या होता है? आर क्रॉस एफ। याद रखें इसको आप एफ क्रॉस आर नहीं लिख सकते। अगर आप एफ क्रॉस आर लिखेंगे तो आर क्रॉस एफ और एफ क्रॉस आर बराबर नहीं होते। ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं। इसलिए टार्क आर क्रॉस एफ होता है, एफ क्रॉस आर नहीं होता। ये ध्यान से, अगर आपने इसकी तरतीब चेंज कर दी तो आंसर जो है वो गलत आ जाएगा। ठीक है जी, आंसर गलत आने का मतलब है वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा लेकिन डायरेक्शन जो है वो उलट आ जाएगी। तो इसलिए इस बात को ध्यान से आपने करना है, इसको हमेशा आर क्रॉस एफ ही करना है। यानी आपने आर को एस की तरफ रोटेट, एफ की तरफ रोटेट करना है। ये आर है, ये एफ है, यानी आप यूं करेंगे आर और एफ, तो वेक्टर की डायरेक्शन जो आपका टार्क होगा ना, उसकी डायरेक्शन ये आएगी। यानी ये आर है, आपने राइट हैंड रूल इस्तेमाल करना है वेक्टर प्रोडक्ट के लिए। तो आर क्रॉस एफ करना है आपने, तो आप आर से एफ की तरफ अपनी फिंगर्स को रोटेट करेंगे, आर से एफ की तरफ, तो आपका थंब जो है वो आपको डायरेक्शन बताएगा आर क्रॉस एफ, यानी टार्क की डायरेक्शन बताएगा। ठीक है जी, चले। तो एक तो तरीका ये है, हमें पता है कि आर क्रॉस एफ अगर वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में होना तो हम इसको ये इससे डिटर्मिनेंट से सॉल्व कर लेते हैं, आई जे के। ठीक है जी। उसके बाद पहले क्या है? आर। आपने पहले आर के कंपोनेंट लिखने हैं, जो पहले है उसके पहले कंपोनेंट लिखने हैं, और जो बाद वाला है एफ, इसके बाद में कंपोनेंट्स लिखें। पहले आर के कंपोनेंट्स लिखें। इसका कंपोनेंट 7 3 1, ये है कंपोनेंट इसके। ये किसके कंपोनेंट है जी? एक्स कंपोनेंट आई के नीचे, जे कंपोनेंट ये वाला वाई कंपोनेंट जे के नीचे, जेड कंपोनेंट जो है ना के नीचे, यूं लिखने हैं आपने। इसी तरह आप एफ के लिखे। एफ का एक्स कंपोनेंट -3 है क्योंकि एफ बाद में, आर से बाद में, इसलिए मैं बाद में लिख रहा हूं। -3 आ गया, 1 आ गया और 5 आ गया, 1 आ गया और 5 आ गया। ठीक है जी, ये डिटर्मिनेंट है। इसको सॉल्व कर लेते हैं बस, तो आपका यानी टार्क निकल आएगा। ठीक है जी, चलिए जी। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? ये आप पहले आई लिख लें, यहां पर आई लिख लें, आई लिख लिया। अब इस आई का, ये इसकी आई की रो है और ये इसका कॉलम है, इसको छोड़ देंगे, इन कंपोनेंट को छोड़ देंगे। बाकी जो बचता है वो आई का माइनर मैट्रिक्स होगा, वो ये जो है, यानी 3। इसको मैं इधर लिख भी देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। 3 1 1 5 प्लस जे। ठीक है जी, यूं लिखते हैं, और इसका माइनर मैट्रिक्स यूं लिखेंगे, यानी जे जो है वो इस रो में, इस कॉलम में है, तो इसका माइनर मैट्रिक्स क्या बनेगा? 7 1 -3 5।
जे का माइनर मैट्रिक्स ये बन गया है, के का माइनर मैट्रिक्स क्या बनेगा, ये के का कॉलम है, ये के की रो है, तो बाकी 7 3 -3 1 बचेगा, तो ये आएगा 7 3 -3 1, तो ये आएगा जनाब के हैट। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप आई को इधर लिखते हैं या इधर लिखते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको इधर लिख दें, आप इसको इस साइड पे लिख दें, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं जी। ओह आई एम सॉरी, यहाँ पर आपको बताया हुआ है कि यहाँ पर इसका ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, तो इसके साथ माइनस आएगा। आई एम सॉरी, इसको माइनस कर दें। चलिए जी इसको सॉल्व करें। ये आई आ गया है और ये क्रॉस 3 और 5, इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है और इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। 3 15 हो गया, 3 5 15 और माइनस आएगा 1 1 1, ये आएगा। उसके बाद माइनस जे आ गया और इसको सॉल्व करते हैं। 7 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 7 5 35 हो गया और 1 को -3 से मल्टीप्लाई करना है तो आंसर आएगा 1 3 -3 तो ये -3 आएगा, यानी यहाँ पर माइनस आएगा और -3 जो है वो ब्रैकेट में आएगा, जो इसका आंसर आया है। ठीक है जी, ये वाला माइनस जो है ना, ये तो फार्मूले का माइनस है, यानी इस यहाँ पर हमेशा माइनस ही आना है, और ये वाला माइनस जो है ना वो इसका है कि इसको जब इससे मल्टीप्लाई किया ना तो इसके साथ माइनस आए। इसी तरह अब आएगा प्लस के आएगा और ये क्या आएगा 7 1 7 आएगा और 3 -3 आएगा, -9 आएगा, तो ये फार्मूले का माइनस आ गया और ये -9 आ गया, तो ये आपके पास जनाब वेक्टर आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 15 में से 1 निकलेगा 14 आएगा, यानी आई 14i, इसको यहां पर हम लिख देते हैं 14i। ठीक है जी, 14i। चलिए जी, उसके बाद फिर ये माइनस आ जाएगा, ये वाला माइनस आ गया और माइनस जे आ गया है, ये वाला माइनस इसको प्लस करेगा, जब प्लस करेगा तो 35 में 3 ऐड हो जाएगा तो ये आएगा 38, तो यहाँ पर लेंगे -38j, ये आ गया और प्लस ये क्या आ गया है जनाब, ये माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, तो ये इसमें ऐड होएगा 9 और 7 16, तो ये आएगा 16k। तो ये जो है आपके पास इसका R क्रॉस J का आंसर आ गया है। दिस इज द टॉर्क, दिस इज द टॉर्क, ये टॉर्क आ गया है आपके पास जनाब। टॉर्क की, इससे आप टॉर्क का मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं और उसके बाद इसकी टॉर्क की डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास वेक्टर है, तो यूं ये आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें ये लिखा है कि ये फोर्स जो है दिस इज न्यूटन एंड दिस इज इन मीटर्स, तो ये न्यूटन में है, ये मीटर में है, तो जब ये R क्रॉस F आएगा, इसको हमने क्या किया है R क्रॉस F, तो ये आएगा न्यूटन इंटू मीटर, सबके साथ लिखेंगे न्यूटन इंटू मीटर। जो लोग सिर्फ आंसर के साथ यूनिट लिख देते हैं वो गलत करते हैं, आपको यूनिट साथ साथ चलाने हैं। जहां पर आप यूनिट, क्योंकि मैंने ये वैल्यूज़ जब इसमें पुट कर दी हैं तो इसका आंसर न्यूटन इंटू मीटर आएगा। ठीक है जी, ये हमेशा याद रखें। ये बड़ी आपको, मैंने आपको ये साइंटिफिक बात बताई है कि ये बेटे यूनिट साथ साथ लिखने हैं आपने। ऐसा नहीं आप कर सकते कि आप आखिर में पहले क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर ले, आखिर में यूनिट लिख दें। सो दिस इज़ नॉट गुड, ये अच्छी रवायत नहीं है, ये अच्छा तरीका नहीं है। फिज़िक्स वाले ऐसा नहीं करते, फिज़िक्स वाले यूनिट्स जो हैं वो साथ साथ लिखते हैं, तो ये जो है यूनिट आपने साथ साथ लिखने हैं, ऐसे ही करना है आपने। सो ये 2 न्यूमेरिकल थे जो क्रॉस प्रोडक्ट के भी हमने कर लिए हैं। तो बाकी जो है बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया है, आज का लेक्चर जो है वो इतना ही रखते हैं।